बेटा नीट केमिस्ट्री में आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मार्क्स कटने का सबसे बड़ा रीजन है कंफ्यूजन। हां, आप कंफ्यूज हो जाते हो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, आप कंफ्यूज हो जाते हो ट्रेंड्स जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स में, आप कंफ्यूज हो जाते हो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। अरे भाई वहां पे पूरी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी निकालोगे बैठ के, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक नहीं पता, किसका क्या होगा, कई एक्सेप्शंस आ जाते हैं, और आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना नहीं आ रहा है। तो ये वो टॉपिक्स हैं बेटा जिनके चलते आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे 5 कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को बताने वाला हूं जिसमें आपको देखते से क्या करना है और किन बातों का याद रखना है। तो मैं आपको दावा करता हूं इन 5 टॉपिक से आज के बाद अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो बेटा पहला जो होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी, इस पे बात करते हैं। चलिए, अब आपका सबसे बड़ा इसको लेके मिथ क्या होता है कि सर ये दोनों सेम है। मैंने कहा नहीं भाई, यही मिथ बस्टर है, ये दोनों सेम नहीं है। देखिए, मोलैरिटी जो होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1000 इसलिए क्योंकि नीचे अपन ने ml में रखा है, और यहां पर जो वॉल्यूम है ना बेटा, ध्यान से देखना, ये वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का लेते हैं। और जबकि मोलैलिटी में ऐसा होता है कि ये सेम ये सेम ये सेम, लेकिन हम यहां किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का, और काय में, ग्राम में। यहां पर सॉल्यूशन का काय में, ml में। ये फर्क है बेटा। और हम जानते हैं यहां तो मास आ गया, मास जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और ये जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां बच्चा सोचता है दोनों सेम है तो भैया दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट या दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नहीं भाई, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये इतना सिंपल है। पता क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस में तो आप लगा भी लेते हो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है वहां आप फंस जाते हो। तो इसको याद रखना बेटा, ये पहला कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। किस किस का ये कंफ्यूजन था कमेंट सेक्शन में अब भी बताएंगे, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सेकंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ट्रेंड बहुत सारे हैं, किसी का भी हो सकता है। मैंने बस एक एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, मैंने आप सभी को पीरियोडिक टेबल में झमाझम पढ़ाया है। बताओ पढ़ा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हर चीज। भाई मुझ तक आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी, वहीं से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गजब की नहीं। ठीक है, अपन ने पढ़ा था जब हम पीरियड में जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, सिंपल सी बात है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है। तो पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। और जब हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को आता है, मिथ जिसको कहेंगे हम, वो ये आता है कि नोबल गैस का क्या। इधर से इधर जाने पे नोबल गैस आते हैं, मतलब नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। नहीं, नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, क्योंकि भैया वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो नहीं खींचना चाहता किसी से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप याद रखिए हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। लिख लीजिए, हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। कमेंट में लिखिए नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और 0 क्यों है, क्योंकि वो स्टेबल है। तुरंत कमेंट में बताएंगे तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड मोस्ट कंफ्यूजन जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऐसे और भी ट्रेंड्स हो सकते हैं, इसलिए ट्रेंड्स पे फोकस जरूर बनाना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड से क्वेश्चन हर साल एक पूछा जाता है। थर्ड आता है सर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में आप निकालने नहीं बैठोगे, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक यूज करनी है, और ट्रिक में क्या करना है आपको, सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको प्लस कर दीजिए, आपकी हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक आ जाएगी। ठीक है, समझिए अब कैसे। देखो, आपको एग्जांपल देता हूं CH4। पहले इसके लोन पेयर निकालो। लोन पेयर किस पे, सेंट्रल एटम पे। बेटा निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले तो ये बताओ। सर सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने शेयर करता है, 1 शेयर करता है, कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। हाँ, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो भैया जितने भी शेयर करे इंटू 4 करो, कितना आएगा, 0। मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो 0 मतलब 0 लोन पेयर।
मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकते, कंफर्म्ड है, ठीक है, क्योंकि सिंगल आता नहीं तो अगर अनपेयर्ड होता तो। अब आता है सिग्मा बॉन्ड। मैं कहता हूं जितने भी यहां पर ये लगे हुए हैं ना, इन्हीं को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 4। तो यहां रखो 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो आंसर कितना आया? 4। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, S कितना होता है? एक ही होता है S। तो फिर उसके बाद P, आपके पास P कितने होते हैं? 3 तक होते हैं, तो लिख दीजिए। तो 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। इस तरीके से निकालना है भाई, इस तरीके से। एक और देता हूं, आप लोग निकालिएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए NH3 की। भाई लोन पेयर अच्छे से निकालना, ठीक है। एक और देता हूं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं इनके आंसर, कि अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। एक और बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे का मिथ क्या होता है यहां पे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल लेंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चालते, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां तो सही बैठ गया। नाइट्रोजन का 5 होता है, 5 मतलब sp3, उसके बाद D आ जाएगा, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इस तरीके से निकालो, कभी गलत नहीं होगा। तो जो आपका मिथ था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालना, है ना, वो सेंट्रल एटम के, वो यहां पर खत्म होता है, वो मिथ बस्टर था। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी। तो बेटा अब आता है नेक्स्ट, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। मैंने, अगर आपको याद हो तो, रिडॉक्स वाले चैप्टर में सारी ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखवाएंगे, है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ। जिसने वो नहीं देखी हो बेटा, तो एक बार जाके जरूर देखो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मेरी बात यहां पर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना सबसे जरूरी है। सॉरी बेटा, ऑक्सीजन की बात करूं तो आप सब जानते हो ऑक्सीजन भैया अधिकतर 2 बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए आप सब उसको -2 लेके चलते हो। लेकिन बेटा ऑक्सीजन पॉजिटिव भी दिखाता है, हाँ, जिसका एग्जांपल है OF2। यहां पर ऑक्सीजन +2 दिखाता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। एक और होता है O2F2, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बेटा, +1 आ रही है। सॉल्व करके देखिए, आप बिना सॉल्व करे आप नहीं निकाल पाओगे, है ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप इसको x मान लीजिए ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये -2 = 0, तो 2x = 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। ये देखिए, और भी जगह जैसे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, उधर पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, कई जगह आप गलती कर देते हो। नाइट्रोजन के लिए भी, है ना, कहीं पर उसकी -3 +5 भी दिखती है, +5 तक तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी N2O5 में चेक करोगे तो पहुंच जाता है। फॉस्फोरस चले जाता है +5 तक। तो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आगे पीछे करती है भाई। हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंबाइन होता है तो +1 दिखाता है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बच्चों का मिथ ये होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है। नहीं भाई, ये इसकी मोनो ऑक्साइड है। अगर इसकी परऑक्साइड देखो तो H2O2, यहां से निकालिए आप, अलग आएगी। सुपर ऑक्साइड देखिए K2O से, वहां से आपको अलग मिलेगी O2- के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है नेक्स्ट, सर लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट तो आप निकाल लेते हो, जब क्वेश्चन में यूज होता है तब आप फंसते हो। आप लोग क्या करते हो, लिमिटिंग रिएजेंट में 2 गिवन रहता है, आपको थर्ड निकालना होता है, तो आप देखते हो जिसका मास ज्यादा है उससे निकालने लग जाते हो। नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका है, मैंने पढ़ाया है मोल कंसेप्ट में। पहले आप क्या करो, उस एलिमेंट्स को, मास को मोल्स में तब्दील करो, ठीक है, फिर मोल्स को डिवाइड लगाओ उसकी स्टोइचियोमेट्री से, और जैसे आप स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड लगाओगे एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कंपेयर करो, वो वैल्यू जिसकी कम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसी से ही आपको आगे बढ़ना है बेटा, उसी से ही आपको आगे बढ़ना है और क्वेश्चन को खत्म करना है। समझ में आया मेरा पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और यहां पर बच्चों का मिथ होता है कि आप तो मास से कंपेयर कर लो और अपना काम हो जाएगा। नहीं, आपको मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री उसको कंपेयर करना है जिसकी वैल्यू लेस, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरीके से कंपेयर करते हुए आपको चलना है। तो बेटा ये मैंने आपको कुछ 5 बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं जिसको थोड़ा क्लियर किया आपके सामने। आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि इनमें से सबसे कंफ्यूजिंग आपके लिए कौन सा था।
कमेंट में बताना है, और अगर सारे क्लियर थे तो बता दीजिए, और कोई अगर आपको लगता है कंफ्यूजिंग तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए हो, बढ़िया हो गए हो, तो एक बार कमेंट अच्छा करके जरूर जाएंगे, चमका लिख के जरूर जाएंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं ऐसे ही आगे वीडियोस में, और बढ़िया तरीके से और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को आपको कवर करते हैं। ओके।